हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6th चैप्टर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अंग्रेजों की क्या नीतियाँ रही थी कि जो भारत के लोग थे उनको सभ्य बनाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की निगाह में, ब्रिटिश लोगों की नज़र में भारतीय लोग असभ्य थे, तो वो उनको सभ्य बनाना चाहते थे और राष्ट्र को शिक्षित करना चाहते थे। तो हम देख लेते हैं आज के इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पहले जो भी चैप्टर किए हैं उनमें हमने देखा था कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के जो भारत के राजा, नवाब, किसान, आदिवासी पर उन पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े थे। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर ही नियंत्रण नहीं चाहते थे। तो भारत सिर्फ, अब देखिए, यहाँ तक आते आते उनका सिर्फ मोटिव ये नहीं था कि वो भारत से सिर्फ व्यापार करें और भारत पर कब्जा करके रखें। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वो ऐसा मानते थे कि वो भारत की जो संस्कृति है उसको भी सुधार करना चाहते, उसमें भी वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है। तो भारतीयों को वो बिल्कुल असभ्य मानते थे कि भारतीय लोगों को कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसी प्रकार से वो चाहते थे कि भारतीय लोग जो हों वो सभ्य बन जाएं और उनके जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे भारत के रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताओं को उनको बदलना चाहते थे। तो इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे और भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे कि इन सवालों पर कोई दशक तक बहस चलती रही थी। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि अगर अंग्रेजों ने चाहा कि भारत को सभ्य बना दे तो उन्होंने रातों रात ही कुछ ऐसा सोच लिया, या उनके पास पहले से ही ऐसी नीतियाँ थी कि वो ऐसे भारत सभ्य हो जाएगा उनकी नज़र में। तो उन्हें भी कई साल लग गए थे इन चीज़ों को सुधारने में, या इन उनके अकॉर्डिंग भारतीय लोगों को सभ्य बनाने में। तो आगे देखिए, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। जो अंग्रेज लोग थे भारत में जब आए थे तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षा किस तरह की थी। सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार आज हमें सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए थे। तो जो आज की शिक्षा अगर हम देखें तो वो पिछले सालों से आज की शिक्षा आते आते तक क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट किस स्टेजेस पर हुआ था। और इसके दौरान हम ये भी बात करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। जो भारतीय लोग थे, जो जब ब्रिटिश लोगों ने अपने विचार रखे शिक्षा को लेकर, तो भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो अब वो शिक्षा की तरफ भी ध्यान देने लग गए थे भारत में। लेकिन शिक्षा ऐसी नहीं कि वो हमारे भारत की शिक्षा कुछ वो अपनी ही शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा चाहते थे कि शिक्षा लोगों की, भारतीय लोगों की भाषा में ही हो। तो हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल से। सबसे पहले समझते हैं प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। प्राच्यवाद कैसे किसे कहते हैं। तो देखिए, 1783 में विलियम जोन्स के नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए थे। ब्रिटिश थे ये, और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। उनकी पोस्टिंग क्या थी? सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने बनाया था भारत में, कंपनी ने जो स्थापित किया था, तो उसमें जो जूनियर जज थे वो कौन थे? विलियम जोन्स। कौन सा कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद वो थे जिन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। तो देखिए, उन्हें ग्रीक भाषा भी आती थी, लैटिन भी। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। तो और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी वे सीख चुके थे। और कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर हमारी जो संस्कृत विद्वानों की जो बारीकियां हैं संस्कृति की, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का भी अध्ययन, उनकी भी स्टडी करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की
प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो देखिए, जब वो भारत में आए थे तो उन्हें ग्रीक लैटिन भाषा पहले से ही आती थी, अंग्रेजी फ्रेंच जानते थे और वो अरबी भी सीख रहे थे अपने किसी दोस्त से, और फिर फारसी भी सीखना चाहते थे जो सीख चुके थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो संस्कृत के विद्वान थे उनके साथ वो बैठकर जो संस्कृत के में क्या कुछ लिखा है उसकी पूरा अच्छे से हिस्ट्री स्टडी करते थे कि संस्कृति की क्या बारीकियां हैं, उसके व्याकरण में क्या कुछ है, और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ समय बाद उन्हें पूरी अच्छे तरह से नॉलेज हो गई थी और वो अपने जो उनकी जो नॉलेज थी वो अब उनको एक्सपैंड करना चाहते थे। तो उन्होंने कानून, धर्म, कानून के साथ-साथ, क्योंकि वो जज तो थे ही, उसके साथ-साथ दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान, ऐसे सभी क्षेत्र में वो नॉलेज लेना चाहते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए मीनिंग एक है, भाषाविद का अर्थ क्या होता है। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं को का जानकर और विद्यार्थी होता है। तो देखिए, विलियम जोन्स जो थे उन्हें बहुत सी भाषाओं में रुचि थी, इसीलिए वो सभी भाषाएं सीखना चाहते थे। अब देखिए जोन्स क्या देखता है। जोन्स ने क्या ऑब्जर्व किया था कलकत्ता में, कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। उन्होंने देखा कि जैसे मुझे मेरे जो भी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो बाकी जो अंग्रेज अफसर थे उनके भी थे किसी किसी में। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर दो और ब्रिटिशों के नाम दिए हुए हैं, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथानियल हॉलहेड। वे भी भारत की जो भाषाएं थी वो सीखकर जो संस्कृति में जो कुछ भी लिखा है उसका अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। और जो भारत की, अब वो भारत की हर एक चीज़ से जानू होना चाहते थे, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने यहाँ की स्थिति तो पहले ही पता चल गई थी और फिर वो प्रशासनिक कंट्रोल भी करने लग गए थे। अब वो भारत की जो लोगों की मेंटालिटी है, जो सोच है, उसको डीपली रिसर्च कर रहे थे कि भारत की जो संस्कृति है, लोगों के मन में उसके लिए संस्कृति के लिए क्या क्या विचार है, लोग क्या कुछ सोचते हैं अपने धर्म के बारे में। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने अपने इन्हीं अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। अब उन्होंने एक सोसाइटी बना ली थी क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे डीपली, भारत के जो संस्कृति हैं, विद्वान है, संस्कृति के जो ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट कर रहे थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे और वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। तो उनकी निगाह में, जोन्स और कोलब्रुक की निगाह में, जो भारत की संस्कृति है, जब प्राचीन संस्कृति है यहाँ की, उसके प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट थी। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया था। तो वो ऐसा ही मानते थे कि जो भारत की सभ्यता है वो जो प्राचीन काल में थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु धीरे धीरे उसका फिर पतन होना शुरू हो गया। उनकी राय में देखें हम, तो भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में जो लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसा चाहते थे कि भारत को अगर हमें समझना है तो जो भारत के प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जहाँ पर पवित्र और कानूनी ग्रंथ हैं, उनकी स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनके अकॉर्डिंग। उनका ऐसा मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए ही समझा जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग जो हिंदू और मुसलमानों के जो विचार हैं, उनको जो प्राचीन भारत के जो ग्रंथ थे, हिंदू और मुसलमानों के या कानूनी ग्रंथ थे, उनको समझकर लोगों की मेंटालिटी को समझा जा सकता है, उनके विचार क्या हैं और उनके कानून क्या थे। और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। वो कहते हैं कि जो भी रचनाएं की गई हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म के क्षेत्र में, उनकी जो भी प्राचीन रचनाएं हैं, तो उनको समझकर ही जो भारत का भावी विकास का आधार है, कि भारत का जो बेस क्या है, यहाँ की जो लोगों की सोच है उसका बेस क्या है, उसको समझा जा सकता है। इसी तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट जाते हैं। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना
न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति में सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी इस विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के जो लुप्त वैभव उसको समझने में मदद मिलेगी। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर हम कोई भी एफर्ट करेंगे, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको ढूंढेंगे, उनका पूरा अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और इससे क्या होगा, एक तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उन्हें तो पूरा जहाँ की जानकारी होगी, भारत की जो भी लोगों की सोच थी उसके बारे में। लेकिन वो कहते थे कि इसके अलावा भारतीय लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई भी प्राचीन ग्रंथ में किसी भी प्रकार के कोई रीति रिवाज हैं, जब कुछ भी परंपराएं दी हुई हैं, तो उसको भारतीय लोग समझे, उसको भारतीय लोग सुनेंगे और देखे समझेंगे कि ये हमारे इतिहास में ये कुछ चलता था, तो वो अपनी विरासत को दोबारा अपना सकते हैं। और जो भी लुप्त वैभव होंगे, जो भी छुपे उनको जो भी, अब देखिए टाइम के साथ कुछ बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो जो भी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी होंगी, इतिहास में जो भी कोई रीति रिवाज था, अगर वो प्रेजेंट में नहीं फॉलो किया जा रहा, तो लेकिन अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, तो हमें पता चलेगा भी हाँ, ये भी कुछ होता था, इस तरह की भी चीज़ थी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। तो वो भारतीय संस्कृति के अभिभावक भी थे और मालिक भी बन चुके थे। दोनों प्रकार की उनकी भूमिका थी इस क्षेत्र में, जो भी प्रक्रिया वो कर रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अब देखिए, जो भी उन्होंने एक जैसे सोसाइटी बनाई, फिर उन्होंने पत्रिका शुरू कर दी थी, जोन्स और कोलब्रुक ने, तो ऐसे ही उनके जो विचार थे, अब अंग्रेज लोग प्रभावित हो रहे थे उनके विचारों से। वो ऐसा चाह रहे थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी शिक्षा, तो उन्हें अपनी शिक्षा तो उन्हें आती है, जो भी उनकी संस्कृति या उनके जो भी रीति रिवाज, कुछ भी कानून है, तो उसके अलावा हमें कहते भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। तो वो क्या चाह रहे थे कि भारतीय ग्रंथ जो उन्होंने ढूंढे हैं, जिनकी वो स्टडी कर रहे हैं, उनको उनकी स्टडी को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और संस्कृति और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ने के लिए, जो भी संस्कृत की रचनाएं हैं, जो भी फारसी भाषा की रचनाएं हैं, उनको पढ़ने के लिए संस्थान है, वो इंस्टीट्यूशन, वो स्थापना की जानी चाहिए। इन अधिकारियों को यह भी लगता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे पहले ही परिचित हैं, कि जिस चीज़ को वो पहले ही जानते हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। तो अब कुछ लोग क्या कहते थे कि उनको, भारतीय लोगों को वही शिक्षा दी जानी चाहिए जिसे, एक तो जिनके बारे में उन्हें पहले से नॉलेज है, और दूसरा उनके मन में रिस्पेक्ट हो और उनके निगाह में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उस स्टडी की, वो ही उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब कोई किसी बच्चे के सामने कोई नहीं, अब देखिए छोटा बच्चा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने अब एकदम से हम 8th 9th क्लास की बुक रख देंगे, तो क्या उसको समझ आएगा? कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके लिए वो बिल्कुल नई चीज़ है। तो कुछ ऐसा मानते थे कि बिल्कुल नए विषयों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, कि जिनके बारे में भारतीय लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, जब वे लोगों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ दे दिया जाएगा, तो लोग क्या उन पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए अंग्रेज लोगों का दिल जीतना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के जो स्टडी अध्ययन है, उसको बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। अब उन्होंने क्या कर दिया था, मदरसा खोला था एक 1781 में। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून को जो भी स्टडी अगर करना चाहते हैं तो इस मदरसे में आ सकते हैं। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। अब देखिए, उन्होंने जो शिक्षा की नीति थी उसके लिए भी उन्होंने धर्म के आधार पर अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले थे। तो पहले मदरसा खोला गया था मुसलमानों के लिए, फिर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। मदरसे में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून की जानकारी दी जाती थी, और जो हिंदू
हिंदू कॉलेज थे वहाँ पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का शासन चलाने में मदद मिल सके। तो इसीलिए उन्होंने अब इंस्टीट्यूशन संस्थान खोलने शुरू कर दिए थे। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से संतुष्ट नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवाद के कटु आलोचक भी थे। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि लोगों को उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए या उनकी मर्जी के अनुसार ही कुछ उन्हें दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे देखिए प्राच्यवाद का अर्थ क्या है। प्राच्यवादी क्या होता है। प्राच्यवादी क्या है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं उन्हें प्राच्यवाद कहा जाता है। मुंशी कौन होता है, आगे वर्ड्स आएंगे, हम पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हमें आगे समझने में आसानी होगी। मुंशी ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहा जाता था। वर्नाकुलर क्या है, यह शब्द आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी जो स्थान की भाषा है वहाँ के लिए। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मदरसा क्या होता है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। तो ये अरबी भाषा का वर्ड है मदरसा। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो इसे स्कूल भी कह सकते हैं, कॉलेज भी कह सकते हैं और कोई भी संस्थान कह सकते हैं जहाँ पर अरबी भाषा का जहाँ पर सीखने किसी भी प्रकार की कोई चीज़ सीखने को मिले, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ये हमने देखा था कि उनके अंग्रेजों के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे और उन्होंने फिर क्या क्या सोच रखनी थी और फिर उन्होंने संस्थान शुरू किए थे कि अब भारतीय लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर को हम देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, तस्वीर से क्या पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए जो हेस्टिंग की जो प्रतिमा बनाई गई है और जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, इसके एक तरफ पंडित है और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और ये पंडित है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। जो हेस्टिंग थे वो बहुत सी भाषाएं सीखना चाहते थे और जिनमें वे केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद करना चाहते थे। तो ये हेस्टिंग थे जो वो भारत की अब शिक्षा, संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार की जानकारी लेना चाहते थे। अब देखिए जो कुछ लोग तो प्राच्यवादियों के मतलब प्राच्यवादी थे कि लोगों को उनके जो संस्कृति है वहाँ उनकी शिक्षा होनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जानी चाहिए शिक्षा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ भी थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को वो शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे अंग्रेजों को फायदा हो। अब देखिए पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। जब 19th सेंचुरी आई थी तब अंग्रेज लोग प्राच्यवादी की आलोचना करने लग गए थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। उनके अकॉर्डिंग जो पूर्वी समाज है ना, उनका पूरा ज्ञान क्या है, त्रुटियों, गलतियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक तो पहले से ही हम लोग असभ्य थे भारत के लोग, तो अब वो शिक्षा को भी ऐसा मान रहे थे कि यहाँ पे पूरी गलतियाँ हैं इनकी शिक्षाएं में। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो भारत के लोग असभ्य हैं तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी अच्छी नहीं है, सही नहीं है, इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स दी हुई हैं। लोगों को ये पढ़ाने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में से जेम्स मिल प्रमुख थे। जो जेम्स मिल थे वो प्रमुख थे इसकी आलोचना करने में। उनका विश्वास था कि
अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। वो सिर्फ यही चाहते थे कि भारतीय लोगों को उनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, कोई स्टडी नहीं उन्हें करनी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी संस्कृत है, जो भी उनके ग्रंथ हैं, उनके जो भी कानून बनाए उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वो सही नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग सिर्फ उपयोगी हो, जो चीज़ फ़ायदेमंद हो और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किन तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो अब वो अपने बारे में बताना चाहते थे कि पश्चिम जो एशिया है उसके बारे में जो भी वहाँ की सफलताएं हैं, विज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है, उनके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। जब 1830 का ईयर आया था तब प्राच्यवादी का जो विरोध हुआ था और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। तो अब सभी अंग्रेज जो धीरे धीरे थे वो भारत को असभ्य मानने लगे थे। उनके अकॉर्डिंग अब भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समक्ष नहीं थी। तो वो चाहते थे कि अगर हम पूर्वी ज्ञान देते हैं लोगों को, इससे इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं होगा। मैकॉले का ये भी कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एक अच्छा यूरोपीय लाइब्रेरी ओपन कर दें तो उसका एक जो केवल खाना ही होगा ना, ये देखिए लाइब्रेरी है, अगर इसका ये केवल इतना कोना ही होगा तो वो भी भारत और अरब के जो पूरे देशी साहित्य है ना उनके बराबर होगा। इतना सर्वश्रेष्ठ और इतना अच्छा मानते थे खुद को अंग्रेज। उनका ये तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए अब कुछ लोग तो भारतीयों के फेवर में जा रहे थे कि उनको भारतीयों के लोगों की जो उनकी प्राचीन काल से जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, जो भी उनके कानून हैं, उनके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आकर कुछ लोग इतना ज़्यादा अपना फ़ायदा सोच रहे थे, वो बोलते थे कि भारतीय लोगों को जो शिक्षा है ना वो भी यूरोप के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, एक तो हमें फ़ायदा होगा इससे, और दूसरा वो पैसा बर्बाद करना मानते थे कि अगर हम प्राच्यवादी ज्ञान देंगे भारत के लोगों को, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था उन्हें। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया था। अब वो चाहते थे कि लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जानी चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनको ऐसा मानना था कि अब यूरोप जो वो खुद को श्रेष्ठ मानते ही थे, उनकी जो भी कृतियाँ, जो भी रचनाएँ हैं, वो भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि यही बिल्कुल सही है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऐसा मानते थे अगर हम अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देंगे लोगों को तो उन्हें जो यूरोप की है वहाँ की साहित्य कृतियाँ उनको भी पढ़ने की उन्हें नॉलेज आएगी, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास से अवगत हो पाएंगे। ऐसा मानते थे कि जैसे पश्चिम का जो विज्ञान है वहाँ पर इतनी तरक्की हो चुकी है, वहीं यहाँ के जो लोग हैं, पूर्वीय क्षेत्र के लोग हैं, वो भी यहाँ के विज्ञान और दर्शन से विकास को देख पाएंगे कि ऐसे विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास हो सकता है। इस तरह उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो ऐसा वो सभ्य बनाना चाहते थे, तो इसलिए वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते थे, उनकी सोच को बदलना चाहते थे। मैकाले के मिन्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। मैकाले ने अब एक शिक्षा कानून बना दिया था 1835 का। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। अब जो ओपन किए गए थे संस्थान, जो मदरसा और कलकत्ता बनारस में जो भी स्कूल संस्कृत के कॉलेज ओपन किए गए थे, उनको कहते हैं बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी। ऐसा मानते थे
कि ये जो बनाए थे संस्थान वो अंधकार के मंदिर हैं, तो ऐसा उनको नाम दिया गया था। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। अब क्या करने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने लग गए थे। अब देखिए ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने क्या कहा था, देख लेते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा क्यों ज़रूरी है। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्य जानकारियाँ हैं और ना ही वैज्ञानिक है। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी हैं कि अगर किसी स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद नहीं किया जा सकता। तो वो जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की साहित्य कृतियाँ थी, उनके बारे में वो ऐसा मानते थे कि इसमें कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलती है, इसमें विज्ञान का कहीं भी हमें भाव नहीं दिख रहा है कि विज्ञान की नॉलेज दी गई हो। तो इसी तरह से वो चाहते थे कि अब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए जब अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लग गई थी तो आगे क्या हुआ था फिर, व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जो थे चार्ल्स वुड के नाम से इस संदेश को क्या कहा जाता था, वुड्स डिस्पैच के नाम से या वुड का नीति पत्र, जो भी उन्हें संदेश भेजा गया था। इस दस्तावेज में क्या था, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो इस पूरे लेटर में जो उन्हें भेजा गया था उसमें लिखा था कि यूरोपीय लोगों को क्या लाभ होने वाले हैं अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने से। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था कि वो इकोनॉमी भी उनकी डेवलपमेंट होगी। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संस्थानों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, उनमें भी बदलाव आएंगे और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। अब वो अपना फ़ायदा, उन्होंने इकॉनमी की तरफ भी वो अपना फ़ायदा करना चाहते थे, आर्थिक क्षेत्र में भी ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब देखिए जो भी यूरोप की सभ्यता, जो भी वहाँ की संस्कृति सभ्यता थी, अब वो यहाँ पर चाहते थे कि भारत में भी लोग वैसे बन जाएं। वुड डिस्पैच में ये भी लिखा गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का भी उत्थान होगा। अब देखिए आर्थिक विकास भी उन्होंने बोला और दूसरा बोले कि जो भारतीय लोग हैं उनको नैतिकता का ज्ञान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। तो ऐसा वो चाहते थे कि भारत के लोगों को हम अपने अकॉर्डिंग बना लें और फिर हम जो चाहें उनसे अपना काम करवाएंगे और फिर वो उनके लिए एक भरोसेमंद लोग बन जाएंगे। इसके में और क्या था कि पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा है, ये भी इस डिस्पैच में लिखा हुआ था, बल्कि ये लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकते हैं और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकते हैं। तो ये सभी लोग अंग्रेजों के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए थे। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया था। अब वो क्या करने लगे थे, जो विभाग थे डिपार्टमेंट बनाने लग गए थे ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उस पर भी वो ऐसा चाहते थे कि उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए थे। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। जो विश्वविद्यालयों की तो वो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो बना ही रहे थे, उनका स्थापना कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही स्कूल की जो शिक्षा उसमें भी बहुत बड़े बदलाव कर रहे थे। यहाँ पर देखिए यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क किया है। जो वुड डिस्पैच है, वुड के नीति पत्र था,
उसमें क्या कहा गया था कि वो ऐसा कह रहे थे कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप को श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो वो इससे उन्हें क्या लगता कि जो यूरोप की जो कला है, सेवा है, दर्शन, जो साहित्य है, वो उसका ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा और वो ज़्यादा उसका विस्तार होगा। अब देखिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे। अब देखिए नैतिक शिक्षा की मांग। नैतिक शिक्षा की मांग कौन करते हैं? 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध कर दिया था। अब वो चाहते थे कि व्यवहारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता केवल उस ईसाई शिक्षा के ही जरिए संभव है। अब जो ईसाई मिशनरीज थी वो अपना विस्तार करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो नैतिकता है वो ईसाई शिक्षा के जरिए ही की जाएगी। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को डर था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो ऐसा चाह रही थी, उनको दिख रहा था कि लोगों के मन में जो विरोध बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने सेरामपुर में अपना मिशन खोल लिया था। जो भी जहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे वहाँ पर उन्होंने ईसाई मिशनरीज नहीं ओपन की। जो उसके अलावा उन्होंने सरामपुर में अपना एक स्कूल खोल लिया था। यह इलाका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। यहाँ पर डैनिश लोग भी रहते थे। वर्ष 1800 में छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया था। अब ईसाई धर्म का भी प्रचार होने लगा था। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए थे, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लग गई थी। जो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने जो प्रचारक शिक्षा थी ईसाई मिशनरियों की, उनको वो प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते थे। सरकार को ऐसा लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहार, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी तरह से छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़काना है। वो चाहते थे कि अगर हम ईसाई जो मिशनरीज हैं या ईसाई स्कूल हैं, अगर हम उनको अगर हम कोई भी सहायता देते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें लगा कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो धार्मिक विचार हैं, उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो इसकी वजह से उनके मन में गुस्सा बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे कॉलेज होते थे उस समय। यहाँ पर ये है कलकत्ता के पास हुगली नदी के पास जो स्थित है ना, सेरामपुर कॉलेज है। ये ईसाई कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब देखिए जो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ था। जो वहाँ के जो भारतीय लोग पहले जो शिक्षा ले रहे थे वो किस तरह से लेते थे और उनका क्या हो चुका था। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि अंग्रेजों से पहले यहाँ के बच्चे किस तरह को पढ़ाया जाता था बच्चों को, और किस तरह के स्कूल होते थे या नहीं होते थे, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। विलियम एडम की रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट आती है, ब्रिटिश ऑफिसर की एक रिपोर्ट होती है, विलियम एडम। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का उन्होंने सर्वे किया था, दौरा किया था। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। एडम ने रिपोर्ट जो तैयार की थी वह दिलचस्प थी। तो एडम को कहा गया था कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, यहाँ की जो शिक्षा है उसका इस समय पर क्या स्कोप है और वो किस क्षेत्र में कैसे दी जा रही है लोगों को। तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी थी विलियम एडम ने। आगे देखिए एडम ने क्या देखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। तो उसने देख लिया था कि बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है
उसी में 1 लाख से ज़्यादा तो पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे-छोटे केंद्र थे जिसमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी, अगर टोटल पाठशालाओं में देखी जाए। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। जो गुरु उन्हें शिक्षा दे रहे थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। यदि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल एजुकेशन थी। यदि आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी कुछ चीज़ें। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी। जो बच्चों की फ़ीस थी वो फ़िक्स नहीं थी कि बच्चों की इतनी फ़ीस है। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। तो देखिए, आज भी अगर हम किसी घर में किसी बड़े से बात करते हैं या उससे कुछ भी इतिहास के बारे में देखते हैं, तो वो भी ऐसा कहते थे कि हमारे समय पर कोई ऐसे स्कूल नहीं होते थे। लोग मंदिरों, गुरुद्वारों में या चर्च वगैरह में ही पढ़ते थे। तो इसी तरह से प्रॉपर स्कूल नहीं होते थे, पाठशाला नहीं होती थी, और अब कोई इतनी फिक्स फीस भी नहीं होती थी उस समय पर। कोई भी छपी हुई किताबें, जो आज हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, वहाँ उस समय पर नहीं होती थी। मौखिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता था। पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं होती थी, बेंच और कुर्सियां भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी आज हम एनुअल एग्जाम लेते हैं, उसके प्रकार आज की जो शिक्षा है ना, और जो पहले प्राचीन शिक्षा थी भारत में, प्राचीन इतिहास में, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। पहले इतना कुछ नहीं हुआ करता था, जो आज हम डेवलपमेंट के साथ हर प्रकार में देख सकते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में तरक्की की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र ने भी बहुत सी तरक्की भी की है। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में चलती थी। अब देखिए, कुछ पाठशालाएँ ऐसी थी जो पेड़ों के नीचे ही चला ली जाती थी, और कई गाँव की किसी दुकान में, मंदिर में या कोने में, या गुरु के घर के पास ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ-बाप की आमदनी से तय होती थी। ये बहुत अच्छी बात थी कि जिस बच्चे के पेरेंट्स, अगर अच्छा काम उनका चल रहा है, तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर वो गरीब हैं, बिल्कुल वो दिहाड़ी मज़दूर वाले लोग हैं, तो उनकी जो फ़ीस है वो कम रखी जाएगी। शिक्षा मौखिक होती थी। हमने पहले देख लिया था कि अगर कोई बुक्स ही नहीं है, तो वो शिक्षा कैसी होगी? फिर मौखिक होगी, सिर्फ बोलकर ही उन्हें शिक्षा दी जाएगी। कोई लिख कर, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं होती थी। क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठकर ही पढ़ते थे, और अलग अलग जो सत्र हैं, लेवल है, उन सभी के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। तो जो बच्चे होते थे, एक पाठशाला में 20-22 बच्चे होते होंगे, तो उनमें अलग अलग तौर पर, निजी तौर पर बच्चों से बातचीत की जाती थी, और किस बच्चे को क्या पढ़ना है, ये उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता था। एडम ने ये भी देखा कि ये फ्लेक्सिबल जो प्रणाली है, सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अगर कोई स्कूल ऐसा हो जिसमें उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग सभी शिक्षा दी जाए, तो वो स्कूल उनके अकॉर्डिंग तो अच्छा होगा। जो स्थानीय सत्र था, वहाँ के लिए अच्छी बात है कि ऐसी शिक्षा होती थी कि अगर जब फसल की कटाई वगैरह शुरू होती थी, तो बच्चे क्या करते थे, खेतों में जाते थे काम करने, तो पाठशाला बंद कर दी जाती थी, खेतों में काम किया जाता था। तो फिर जब दोबारा बच्चे घर वापस आ जाते, तो फिर ये पाठशालाएं ओपन की जाती थी। अब देखिए, नई दिनचर्या, नए नियम। हमने ये देखा था कि भारत में शिक्षा का विस्तार कैसा था, और भारत में कैसे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर देखिए, एक चित्र से हम समझ सकते हैं कि गांव में ऐसे शिक्षा दी जाती थी कि कहीं भी जगह पर बैठा लो बच्चों को, और वहाँ से उन्हें मौखिक शिक्षा दी जाए। नई दिनचर्या, नए नियम क्या थे? 19वीं सदी के मध्य तक अब कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। जब 19वीं सदी का जब
मिड का टाइम था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका ध्यान कहाँ पर था, उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज में ज़्यादा रुचि दखल नहीं दिया था, तो वो स्कूलों में उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कर लिया था। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं, तो अब वो बदलाव करना शुरू कर दिया था। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी, उन्हें रेगुलेट करना चाहती थी, उन्हें अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित करना चाहती थी। इसके लिए अब वो सोचने लगे थे क्या किया जा सकता था। कंपनी ने ऐसे कौन से कदम उठाए थे, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया था। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां के अध्यापन की स्थितियों में सुधार करना था। अब वो पंडितों को सरकारी नौकरी रखने लग गए थे और उनको क्या काम दिया था कि जो वहाँ के स्कूल है उनका दौरा किया जाए और वहाँ के जो भी एजुकेशन की जो भी स्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें सुधार किया जाए। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं। अब अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, फीस दी जाए और नियमित रूप से कक्षा में आएं और तय सीट पर ही बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब उनके लिए एक प्रकार से भारतीय लोगों के लिए प्रतिबंधित प्रकार की शिक्षा थी ना, जो वो पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ उन्होंने शुरू कर दी थी। नए नियमों पर चलने वाली जो भी पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे, तो गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करने लग गई थी जो सरकार के अकॉर्डिंग चलते थे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जो सरकार के अकॉर्डिंग काम करेगा उन्हें हेल्प मिलेगी, जो नहीं करेगा उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाई रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ गए थे। अब जब सरकार उनको सहायता दे रही है तो उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया जाएगा, तो इसी तरह जो लोग सरकार के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे थे तो वो खुद को कमज़ोर मानने लग गए थे। इन नए नियम और दिनचर्या का एक और भी नतीजा होता है कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ था, समय सारणी टाइम टेबल बनाया गया था कि प्रॉपर 8 बजे आना है पाठशाला में और शाम को 2 बजे ही जाना है, तो और फिक्स जगह पर बैठना है। तो इसी तरह से फिर क्या हुआ कि जो गरीब किसानों के बच्चे थे जो खेतों में काम करते थे, तो वो पाठशाला में आना उन्होंने छोड़ दिया था। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना जरूरी था। अब जब उन्होंने पूरे रूल्स बना दिए थे तो उनके लिए स्कूल आना जरूरी था, लेकिन गरीब घरों के बच्चे क्या थे, बच्चे खेत में काम करने जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था और बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, तो ऐसा माना जाता था कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है अगर वो इन दिनों में स्कूल नहीं आएगा तो। लेकिन उनके स्कूल ना आने का कारण क्या था कि वो खेतों में जाते थे काम करने। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर भी ध्यान दे रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। अब भारत के जो विचारक थे वो भी भारतीय शिक्षा पर ध्यान देने लग गए थे और उनका ऐसा भी मानना था कि जो पश्चिम शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो भारत का जो आधुनिकीकरण किया जाएगा उसमें मदद कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें। अब भारत के भी कुछ विचारक थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयास के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध भी थे। बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में प्रमुख थे। अब देखिए, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। अब देखिए उनका क्या कहना था। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या था, उनका क्या विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि
औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में, भारतीयों के दिमाग में हीनता का बोध पैदा कर दिया। जो ब्रिटिश लोग सोच रखते थे कि ये भारत के जो वर्ण बने हुए हैं, जहाँ जो भी उनके लेवल थे उनके अकॉर्डिंग लोगों को अच्छा माना जाए। अगर कोई अमीर है तो सभ्य है, अच्छा है, तो अगर कोई गरीब है तो वो असभ्य है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसा माना जाता था। तो जो भारतीय महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिश लोगों ने शिक्षा दी है उससे भारतीय लोगों के दिमाग में क्या होगी, हीनता की भावना पैदा होगी कि अगर जो लोग पढ़ जाएंगे वो तो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे कि हमें पूरी नॉलेज है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके मतलब वो खुद को कमज़ोर मानेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो भाव था, जो उनकी भावना थी, वो नष्ट हो रही थी। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है। उनके अकॉर्डिंग ये जहरीली शिक्षा है, ये पाप पूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया है और इसने लोगों को पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। तो वो लोग महात्मा गांधी ऐसा कहते थे कि जो लोग ब्रिटिश स्कूलों के जो भी उन्होंने की रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग संस्थान चलते थे, तो उनमें जो लोग पढ़ते थे वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानने लग गए थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, ऐसी शिक्षा चाहते थे कि भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया था कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, कि जो सरकारी शिक्षा संस्थान थे उनको छोड़ दिया, उनका बहिष्कार किया गया था और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। उनके ये भी मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना देती है और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो महात्मा गांधी के ये सभी विचार थे कि अगर पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी तो लोग अपनी शिक्षा से जानू नहीं हो पाएंगे, जो उनकी संस्कृति है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शासक स्थानीय भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, कि वो अपनी जो भी उनकी संस्कृति है, जो अपने तौर तरीके, वो सभी भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक शिक्षा की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। तो उनके अकॉर्डिंग जो मौखिक शिक्षा थी वो ज़्यादा बेटर थी। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। जो भी जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंस और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी नॉलेज नहीं दी जाती। गांधी जी का ऐसा तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन से क्या होना है, व्यक्ति का जो दिमाग विकसित होना चाहिए, जो आत्म विकसितता और आत्मा है वो विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना नहीं है ही शिक्षा नहीं, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका दिमाग और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। उनके अकॉर्डिंग यही नहीं था कि आपको अगर पढ़ना लिखना आ गया तो आप शिक्षित हो चुके हैं। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपका दिमाग और जो समझने की क्षमता है वो अच्छे से डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी। ये देखिए, महात्मा गांधी ने जब लिखा था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क, भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। तो उनका मानना था कि अगर हम साक्षरता की बात करें तो ये क्या है, ये सिर्फ एक साधन है जिसके अकॉर्डिंग लोगों को शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ये शिक्षा नहीं है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। अगर मैं उन्हें कोई शिक्षा दूंगा तो सबसे पहले मैं उन्हें कोई काम करना सिखाऊंगा जो वो अपना, जैसे हस्तकला किसी प्रकार की, और उन्हें शुरू से कुछ रचने या पैदा करने के लिए तैयार करूँगा कि वो खुद से कुछ ना कुछ रचनात्मक तरीके से कुछ काम करें। उनका मानना था कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में संभव है कि दिमाग और आत्मा का विकास होगा अगर हम उन्हें कोई हस्तकला सिखाएंगे। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया में और
कि क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए कि अगर ये हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए अगर किसी ने कोई काम करना अगर कोई हाँ कपड़े सिलना मतलब उसने कोई सीख लिया कि कपड़े सिलाई करनी है, तो वो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इस चीज़ की उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा ये थी कि शिक्षा साक्षरता नहीं है, बल्कि उसे और भी चीज़ों की उसका जो दिमाग है वो विकसित होना चाहिए, उसको सोचने की समझने की शक्ति का विकास होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो रहा था, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे थे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। अब जब राष्ट्रीय भावना लोगों में विकसित होनी शुरू हो जाती है, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, उस समय राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगती है। जो असहयोग आंदोलन था, उससे भारतीय लोगों और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें एकता देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो बाकी लोग थे वो भी इसी शिक्षा पर ध्यान देने लगे थे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता था। अब टैगोर का शांति निकेतन क्या था? तो देखिए टैगोर के क्या विचार थे, वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था। टैगोर का शांति निकेतन के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे और किसने की थी और क्यों की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था और टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर सकते थे। और जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। तो उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए शांति निकेतन की स्थापना की थी। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया था। जब वे बड़े हुए तो उनका एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। तो अब वो उन्होंने देखा था कि अगर जब वो स्कूल जाते थे तो उनका मन स्कूल में ऐसे नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर बाधित शिक्षा हो जाती थी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। वो ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहां मुक्त और रचनाशील हो बच्चे, जहां पर पूरी तरह से आज़ादी से रहें, जहां अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स नहीं होने चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको खुद से सीखने का मौका मिलना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों और बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता हो, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। वो ऐसा मानते थे कि अगर सृजनात्मक शिक्षा देनी है बच्चों को तो वो सिर्फ प्रकृति में ही दी जाएगी। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी थी, जहाँ वे प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चों को अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा की ओर विकसित कर सकते थे। तो अब उन्होंने कहाँ पर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की थी। वहाँ पर प्राकृतिक रूप से स्टडी कराई जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मशीनों प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता भी हो और भारतीय परंपरा हो, दोनों का मिक्सचर हो एजुकेशन में। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। तो उनके जो शांति निकेतन, वहाँ पर कला भी थी, संगीत भी था और नृत्य के साथ विज्ञान भी था और प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी थी। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। अब और लोग भी सोचने लग गए थे शिक्षा के बारे में। कुछ लोग इस बारे में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे कि अंग्रेजों ने जो भी उन्होंने स्थापित की है, जो भी व्यवस्था उनकी बनाई गई है, उनमें चेंजेस होने चाहिए। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इसी तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे कि उनकी
वैकल्पिक हो, ऑप्शनल हो। शिक्षा जो व्यवस्था जो है ऑप्शनल होनी चाहिए, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा की विचार तो लोगों के मन में आने लग गए थे, लेकिन इसकी जो बहस है वो जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तब उसके बाद भी जारी रहती है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर चित्र देख लीजिए, दिया हुआ है बुक में। एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और 20वीं सदी की प्रारंभ है, ये देखिए। तो हमने देखा था ये आज के इस वीडियो में कि भारत में जो शिक्षा का प्रसार था वो कैसा था, और अंग्रेज़ों की क्या सोच थी शिक्षा को लेकर, और महात्मा गांधी और टैगोर का क्या मानना था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर देखिए, आप इस मैचिंग को आप खुद से करके देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको इसके चैप्टर से कितने नॉलेज मिली है और कितना आप समझ पाए हैं इसको लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।